ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये वीडियो पार्ट नंबर रहेगा 14th और DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट पार्ट रहेगा। नाउ उसके बाद हम कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट जानेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट जानेंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि कैलकुलेशन होगा। जिसका मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसका मैथ्स है तो वो तो ठीक ही है, बाकी जिसका मैथ्स नहीं है उसके बेसिस पे भी हम बताएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे किस तरह से 66 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी सेट में। अभी चल रहा है DI, इससे पहले उसमें आप सभी कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन के टाइप आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं ना। DI डाटा इंटरप्रिटेशन इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट है, टू द पॉइंट। मैंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होने चाहिए, और इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पर ही आपको DI के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा हमने कुछ 3-4 क्वेश्चनों में देखा, ठीक है। उतने ज़्यादा हार्ड नहीं, बल्कि पंकज सर IAS एकेडमी आप सर्च कर लें यूट्यूब पे, फ्री में लेक्चर्स हैं और इन्फ्लेशन और रेपो रेट का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो और ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ना सभी टाइप के ग्राफ हम देखेंगे, उनको किस तरह से रीड करना है पहले वीडियो में, पहले पार्ट में बता चुके हैं। हैबिचुअल कैटेगरी है कि एक बार आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी ये आप सबको पता है, यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स का कोर्स ये है, बाकी अपने दूसरे एस्पिरेंट्स को भी बता सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज का जो नोट्स है, द हिंदू एनालिसिस 2-3 सालों से इतना कर दिया है कि हर चीज़ में एनालिसिस ही याद आता है, ठीक है, पर कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन है 47th, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट्स द चेंजेस इन द की पॉलिसी रेट्स मेड बाय सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन ए ईयर। अब क्या है कि कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं रिवर्स रेपो रेट का, CRR का और रेपो रेट का। रेपो रेट क्या होता है आप सबको पता है, एक ऐसा रेट जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, ठीक है, इनको पैसा देती है कुछ इंटरेस्ट में, तो उसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। बट कुछ कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, महंगाई की जनरली कंडीशन होती है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है तब एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब मार्केट से पैसा हटाना पड़ता है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, तो SBI, PNB से वापस ले लेती हैं, उसके बदले सिक्योरिटीज़ दे देती हैं, ठीक है। तो पैसा SBI से ले लेंगे, उसके बदले सिक्योरिटी ले लेंगे, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक ऐसा होता है जब पैसा SBI, PNB लेती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सेंट्रल बैंक से, उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट जब मार्केट से पैसा उठाना होता है, ऐसी कंडीशन आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा खींच लेती है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, जैसे आप लोग इतना सब डिपॉजिट करते हो ना, तो बैंक को कुछ मेंटेन करना पड़ता है, CRR, तो उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं कि कुछ 4 से 5% तक रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ आप लोन में नहीं चढ़ा सकते हो, इसी को कहते हैं CRR। बाकी रिवर्स रेपो रेट, CRR, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को अच्छे से समझने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें, पंकज मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर, फ्री में लेक्चर, आप उसे देख सकते हैं। नाउ आप देखेंगे रेपो रेट किसी हद तक बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना दिया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है, CRR वही है, ठीक है, CRR से कोई मतलब नहीं है। अब मैंने कहा यार सिर्फ आप ग्राफ देख के ऐसे क्वेश्चनों में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आप टू द पॉइंट लगाने हैं। अगर आप सब लोगों को पता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जब छेड़खानी की जाती है, चाहे घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, उसका एक ही मतलब रहता है कि यार महंगाई को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा किसी ऑप्शन को मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसका मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको आंसर बताऊँगा, D, एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस। क्वेश्चन आपको पता है DI का है, पर कॉन्सेप्ट किसका है, इकोनॉमिक्स का है। देखो कितना सिंपल था, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्यों आपको ज़्यादा लगाने चाहिए। आंसर हो जाएगा D, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 46। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, 2018 का क्वेश्चन है। द कर्व्स इन द ग्राफ इंडिकेट डिफरेंट एज ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन ऑफ 2 कंट्रीज। कंट्री A यहाँ पर दी गई है, कंट्री B यहाँ पर दी गई है, और बताया गया है कि ओवर ए फ्यू डिकेड्स में जनसंख्या के बारे में बताया गया है। आपको 3 टाइप की जनसंख्या है, जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं, जो 15 से 64 साल जो काम करते हैं, और जो 64 साल से प्लस हैं, ये हैं आपके ओल्ड एज वाले, ठीक है, ये है 15 साल के कम बच्चे। अब ये कंट्री A दी है,
और कंट्री बी दी है। मैंने ये बताया था आपको, एक्सेस पढ़ लेना है अच्छे से, वाई एक्सेस आपको पढ़ लेना है। वाई एक्सेस में देखोगे आप पॉपुलेशन इन मिलियंस दे रखी है, एक्स एक्सेस में 1950, 1970, 1990, 2010 ये डाटा दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बेसिस पर आप समझ जाओगे कि आंसर क्या निकलना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड। देखो आप ऑप्शन से पता लगा सकते हो कि क्या हमको ढूंढना है। ओवर द लास्ट 2.5 decades the dependency ratio for country B has decreased। डिपेंडेंसी रेस्ड जो है वो कंट्री बी की कम हुई है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिपेंडेंसी रेट होता क्या है, एक सिंपल भाषा में बताता हूं। डिपेंडेंसी रेट मतलब ऐसी जनसंख्या, मैं कहूँगा अगर आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो डीआई के क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत आएंगे। डिपेंडेंसी रेट का मतलब ये होता है कि हमारी जो पूरी सरकार है उसमें कौन कौन से ऐसे युवा हैं या ऐसे कौन सा एज ग्रुप है जो डिपेंड रहता है। मैं कहूँगा 15 साल से नीचे वाले बच्चों को देखना पड़ता है, होगा कि नहीं है डिपेंडेंसी रेट। और 64 साल से ऊपर वाले जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब डिपेंडेंट। 15 से 64 वाले बच्चे तो इनको क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी रेट क्या होता है फिर, जो 15 साल और 64 साल के लोग हैं, ठीक है। हालांकि डिपेंडेंसी रेट का एक फॉर्मूला होता है, मैं कहूँगा ये ज़्यादा फॉर्मूला, ये क्या होगा, 15 से कम वाले प्लस 64 से ऊपर वाले जितने लोग हैं अपॉन कर दोगे ये 15 से 64 वाले इंटू 100, बस एक फॉर्मूला होता है। मैं कहूँगा बिना फॉर्मूला के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सिर्फ देख लोगे कि डिपेंडेंसी रेट किसका ज़्यादा है किसका कम है, सिर्फ किनको देखना है, 15 साल से 64 साल वाले उसमें, ठीक है। अब देखो क्या है, ओवर द लास्ट 2.5 decades मतलब कुछ 20 से 25 सालों के बीच में जो डिपेंडेंसी रेशियो है कंट्री बी का कम हुआ है। ओके, वो कैसे आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे 15 साल वाले जो बच्चे हैं वो देखिए कितना है, ये पहले बढ़ा और मैं कहूँगा कुछ 20 से 25 सालों का अगर ये देखोगे तो ये यहाँ पर हल्का सा घट भी रहा है, ठीक है। और 64 साल वाला ये कमी है मतलब, ठीक है। पॉपुलेशन मिलियन मतलब इतने मिलियन लोग हैं, 0.2 मिलियन लोग हैं जो डिपेंडेंसी रेट कंट्री बी में है। अब वहीं पर देखूंगा, ये देखो ये है ऊपर, और देखो जो 64 साल के ऊपर वाले बुढ़े हैं ये देखो, ठीक है। ये आप कहेंगे यार ओल्ड एज वालों को बुढ़े बोल रहे, नहीं, हरियाणा में, उत्तराखंड वाले में, हिमाचल वाले में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बुढ़े ही बोलते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, ठीक है। तो कोई ऑफेंस मत लेना, यहाँ पर बोली है, जैसे अलग अलग होता ना, इंडिया डाइवर्स कंट्री है पूरी, कल्चर अलग है, बोली अलग है, भाषाएं अलग हैं, तो इसको थोड़ा ऑफेंस आप मत लेना। बाकी देखो कंट्री बी में अगर आप देखोगे तो ये बुढ़ों की संख्या, ठीक है, आप दूसरे स्टेट हैं तो पक्का ऑफेंस होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग लेते हैं। इवन हरियाणा और किसी दूसरे उसमें तो ताऊ, ठीक है, और बहुत सारी भी चीज़ें भी बोल लेती हैं। किसी राज्य में तो अपने पिताजी को बुढ़े भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्यार है उनका, ठीक है। बट चलिए अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट ये देखो कंट्री ए में बुढ़ों की संख्या बढ़ रही है। सोचो डिपेंडेंसी रेट कितना ज़्यादा, डिपेंडेंसी रेट यहाँ घट नहीं रहा है, डिपेंडेंसी रेट बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया। यहाँ पर देखो उतना नहीं बढ़ रहा, पर यहाँ पर देखोगे आप किस हद तक बढ़ रहा है, ये समझ में आया, बहुत हद तक बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा कंट्री बी का जो डिपेंडेंसी रेट है वो कम हो रहा है, तो जो कि अच्छी बात है क्योंकि उतने 0.2 मिलियन लोग हैं। अगर यहाँ पर देखोगे 0.2 से 0.4 तक मिलियन का सफ़र यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच, ए की कम होगी लेस देन दैट ऑफ कंट्री बी। कैसे कम होगी, डिपेंडेंसी रेट ए की तो ज़्यादा है ना। ए देखिए आगे वाली साल का ही तो बात कर रहे हैं, देखो ये कितना बढ़ रहा है, आने वाले सालों में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। वहीं अगर यहाँ पर बात करें, ये देखो ये घट रहा है हल्का सा, ये उतना नहीं बढ़ रहा। तो दूसरा वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत है, तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला। क्यों? क्योंकि देखो एक ही आगे वाले आने वाले सालों में जो कंट्री ए का डिपेंडेंसी रेट है वो मच लेस बोल रहा है कंट्री बी। साफ साफ दिख रहा है डिपेंडेंसी रेट किसका ज़्यादा बढ़ेगा, कंट्री ए का बढ़ेगा। देखो कितना ज़्यादा, 64 साल के जो बुढ़े हैं कितने ज़्यादा होने वाले हैं वो, ठीक है, 1.2 मिलियन तक भी हो सकते हैं आगे आगे बढ़ते रहे तो इसलिए मैं आंसर लगाऊंगा यहाँ पर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए बस। आपको देखना है एक्स एक्सिस 2018 का ही क्वेश्चन है। सोचो कितने ज़्यादा, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन डीआई से 2018 में ही पूछ लिए गए, मतलब इसी वर्ष से। तो डीआई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको यहाँ से समझ में आएगा। ओके चलिए, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 एक्स एक्सिस में ईयर्स दिए हैं। फिर आपको वाई एक्सिस देखना है बर्थ और डेथ रेट पर 1000, मतलब 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों की जो पैदा हो रहे हैं वो दी है, ठीक है। 1000 में से 0 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, ठीक है, इतना बता रखा है। ओके, ग्राफ आपने पढ़ लिया ना। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फेरेड दैट फ्रॉम 1990 टू 2010, मतलब यहां से देखना है, ठीक है, 1990 से 2010 तक, ये देखो यहां से देखना है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसे क्या लगा सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट घटेगी, बी वाला। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड स्टेबल, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, ठीक है। अब यहां पर देखो बर्थ रेट अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर बर्थ रेट क्या था? बर्थ रेट अगर आप देखोगे, ये देखो, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट में ज़्यादा घट या बढ़ कौन सा रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डेथ रेट और बर्थ रेट में ज़्यादा घट या बढ़ कौन सा रहा है? अगर आप देखोगे बर्थ रेट में ग्राफ को, ये देखो, और ग्राफ को पढ़ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये इस ग्राफ से यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं गया है, पर यहाँ पर डेथ रेट में ज़्यादा नीचे चले गया, मतलब डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आएगी कि बर्थ रेट उतनी तेज़ी से कम नहीं हुआ, मतलब बर्थ रेट उतनी तेज़ी से कम नहीं हुआ जितनी तेज़ी से डेथ रेट हुआ। देखो डेथ रेट बहुत कम हुआ, इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पर बर्थ रेट का ग्राफ यहाँ तक टच हुआ और डेथ रेट का पहले ही नीचे चले गया, ये यहाँ पर टच हुआ, समझ में आया, ये यहीं से नीचे चले गया। मतलब हमारा बर्थ रेट बढ़ा है, उतनी तेज़ी से घटा नहीं है जितना डेथ रेट घटा है, ठीक है। तो सोच सकते हैं यहाँ पर आंसर में डायरेक्टली यहाँ पर टिक लगाऊंगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। आप कहोगे कैसे? यहाँ से तक तो ये देखो, यहाँ पर से और यहाँ पर से सेम ही है लगभग, बट यहाँ पर इनिशियल में आप सबको पता चल गया कि बर्थ रेट उतनी तेज़ी से नहीं घटी है जितनी तेज़ी से डेथ रेट घटी है, ठीक है। डेथ रेट घटी है, डेथ रेट कम होना मतलब कम लोग, अब ज़्यादा कम लोग मारे नहीं जा रहे हैं, मतलब उन लोगों की डेथ नहीं हो रही है जनरली। तो पॉपुलेशन जो होगी ग्रोथ दिखेगी, पॉपुलेशन में क्या दिखेगी? ग्रोथ दिखेगी, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, with reference to above graph consider the following statement considering 1970s as base year। 1970 को बेस ईयर मानना है, उसके हिसाब से हमको आंसर लगा लेना है, उसके हिसाब से आंसर लगा लेना है, ठीक है। अगर आप 44 तो क्वेश्चन देखोगे तो इसका आगे वाला पार्ट मैं यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर शो कर देता हूं, ठीक है। नाउ इसके आगे का जो है प्रिंट नहीं हुआ था, तो चौथा पॉइंट है बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, ठीक है। नाउ यहां पर इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन चेक करना है। क्वेश्चन क्या है? देखो पहला, पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स। जो पॉपुलेशन है यहां पर ये बोल रहा है 35 साल बाद स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। हमें 1970 का बेस ईयर देखना है, ठीक है, 1970, ठीक है, 1980, 1990, 2000, मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आगे को ग्राफ देखना है कि 35 साल के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो पॉपुलेशन है अगर आप सबको पता होगा स्टेबल नहीं रहती है, या तो घटती है या बढ़ती है,
ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट में कोई एक परफेक्ट ऐसी कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी रियल एग्जांपल आपको नहीं दिखने को मिलेगा किसी भी देश में जहां पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। देखिए पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज की बात कर रहा है, तो यहां पर यही मैं बताना चाह रहा हूं कि पॉपुलेशन कभी स्टेबलाइजर नहीं होती है। ठीक है, पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी, पर यहां पर सेकंड देखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज। यस, अगर आप यहां पर से आगे का ग्राफ देखोगे तो सेम ग्राफ दिख रहा है, ये देखो, इसमें कोई अंतर बता ही नहीं सकता। तो यस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज होगी, क्योंकि बर्थ रेट भी सेम चल रहा है, डेथ रेट भी सेम चल रहा है, तो उतना ना ही ग्रोथ रहेगी ना ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पॉपुलेशन कभी स्टेबलाइज नहीं होती है, एक कॉन्सेप्ट है या एक फैक्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज होगी। ठीक है, यहां पर देखिए तीसरा पॉइंट कुछ 10% वाला दिया है, और मैं आपको लोगों को ये बता दूं कभी 10%, 30%, 60% ऐसे में दिया रहता है, तो वो उसको करेक्ट गलत करो, क्योंकि वो सर्टेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी बेसिस पर 10%, 20% निकाल ही नहीं सकते, चाहे कितना ही इकोनॉमिस्ट आ जाए, रघुराम राजन जी आ जाए, गवर्नर जो है फॉर्मर हैं आरबीआई के, वो भी कहें तो गलत है वो। ठीक है, क्योंकि आप इन पर्टिकुलर चीज़ से 10%, 20% नहीं बता सकते। तो दूसरा फर्स्ट और थर्ड गलत है, दूसरा सही है। तो जो फर्स्ट और थर्ड वाले हैं मैं इनको ऑप्शन गलत कर दूंगा, थर्ड आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला सही। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला सही हो जाएगा। ओके, नाउ चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक्स एक्सिस में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अप्रैल से 1 सितंबर मतलब अलग अलग मंथ दिए हैं, और वाई एक्सिस में कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क है कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क किया, कितना ग्रोथ हुई, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। सभी ऑप्शन आप पढ़ेंगे। ऑन 1 जून एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। 1 जून में जो एक्चुअल प्रोग्रेस है, जून में अगर आप देखोगे जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो कम है एज एक्सपेक्टेड। यस, बिल्कुल सही है, एक्सपेक्टेड इतनी ऊपर गई है, एक्चुअल इतनी है, ये तो सही है। सही नहीं वाला बताना है, ओके, गलत बताना है मतलब। एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। यस, बिल्कुल सही है कि अगस्त मंथ में एक्चुअल प्रोग्रेस बड़ी है एज कंपेयर टू, ये भी सही है। द वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेड टाइम कितना था, यहाँ पर था, और सितंबर तक जाने वाला था, बट अगस्त में ही वो कंप्लीट हो चुका है, ये सही है। पर डी वाला ऑप्शन बचा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, मतलब 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बारे में बात की जा रही है कि नो टाइम वॉज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। कितना गलत है, कितना ज़्यादा गलत है, इतना कोई गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो अगस्त मंथ में अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल प्रोग्रेस सबसे हाई गई है, एक्सपेक्टेड से भी हाई। ठीक है, ये देखो एक्चुअल प्रोग्रेस है एक्सपेक्टेड से भी हाई गई है, और यही बोल रहा है कि यार पूरा जो ग्राफ है उसमें कहीं भी एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं गई है, तो यही तो गलत पॉइंट है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी क्या? नहीं थी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खर्चे बताए गए हैं कुछ आइटम्स में, ए और बी फैमिलीज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार चार्ट। फैमिली ए खर्चा करती है 50% खाने में, फैमिली बी खर्चा करती है 10%, 60 अदर आइटम्स में, 20% शिक्षा में, ये 30% शिक्षा में, और टोटल खर्चा इनका होता है कुछ 20,000 तक, और इनका होता है कुछ 1 लाख तक पर महीने में। क्वेश्चन ये बोला फ्रॉम दी चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट। अब ऑप्शन पढ़ने के बाद आप निकालोगे कि निकालना क्या है। जनरली अगर आप देखोगे तो फूड वाले ही क्वेश्चन वाले में पूछ रहा है कि सेम फूड करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ ज़्यादा ऑप्शन देखना है पहले, जैसा मैंने बोला था इससे पहले जो वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, ये देखना है कि कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आप जल्दी जल्दी निकाल पाओ। अगर यहाँ पर फूड का एक्सपेंडिचर देखोगे, टोटल खर्चा है कितना? 20,000। फूड में कितना है? 50,000। तो क्या करिए 50 से 100 कर दोगे, 100 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, कुछ 10,000 तक खर्चा है खाने में। इनका देख लेते हैं, 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 10% खाने में है, 1 0 से 1 0 कटा, तो इनका भी करीबन 10,000। तो मैं कहूँगा चाहे इनकी 20,000 सैलरी है, खर्चा आ रहा है, इनका 1 लाख,
तो दोनों खाने में तो सेम कर रहे हैं, चाहे ये 10% करें 1 लाख का, ये 20,000 का 50% करें, खाने में दोनों ही फैमिली सेम कर रही हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? यस, एक ऑप्शन दिख रहा है हमें, आंसर सी। फैमिली ए हो या फैमिली बी हो, खाने में सेम अमाउंट जो है खर्चा करती है। 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 के बाद सीधे 2015 में आए, पर 2015 के बाद सभी लोगों ने सोचा होगा 2016 या 2017 में नहीं पूछेगा। 2018 में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए, देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ईयर वाइज वेरिएशन दे रखा है कॉमोडिटीज़ का, और ये ईयर दिए हैं 1980, 1990, 2000, 2010, और ये कुछ प्राइसेस दिए हैं रुपीज़ में कि कितने सालों में पहले समोसे या एक समोसा सपोज मान के चलो 2 रुपये का आता था, आज वही समोसा 15 रुपये का आता है, ठीक है। तो वही चीज़ें दी गई हैं कि किसी का प्राइस रुपीज़ में किस तरह से बढ़ रहा है, और ये ईयर्स दिए गए हैं। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन द ईयर 1990, 1990 में जो कॉमोडिटी के प्राइस हैं, अगर आप देखोगे सिर्फ यही वाला हिस्सा देखना है, ये वाला, ठीक है, ये देखो ये वाला हिस्सा देखना है। तो या तो ना ये 20 से ऊपर गए हैं ना 10 से नीचे गए हैं, तो 10 और 20 के बीच में रहे हैं। मैं कहूँगा ज़्यादा इसमें मैं आपका जो माइंड है वो ज़्यादा आपका डाइवर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टू द पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आंसर सी हो जाएगा। मस्ट हैव एनी वेयर बिटवीन 10 एंड 20। मस्ट हैव 10 होगा, नहीं। मस्ट हैव 12 होगा, नहीं। इज़ हायर देन दैट 1991 है, नहीं। 1991 में तो खुद ही हायर है ना, बड़ा ही है, बढ़ ही रहा है। तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, सी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, 2015 का क्वेश्चन है। कुछ ग्राफ दिया है, अर्निंग दी है ए की और बी की अर्निंग दी है। 2000 से लेके 2010 के बीच में अर्निंग दी है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर उससे बताया जा रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ, और यहाँ पर अर्निंग क्या ग्राफ है, कितना बढ़ रही है कितनी घट रही है, यहाँ पर एयर दिया है, बस आपने ग्राफ पढ़ लिया। बोला जा रहा है फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड ऑन द एवरेज ए अर्न मोर देन बी ड्यूरिंग दिस स्प्रेड। ए का देख लेते हैं, ए गया यहाँ और यहाँ, 2000 में बी गया यहाँ। ये देखो, अगर यहाँ पर देखोगे कुछ इतना हिस्सा है और यहाँ पर देखोगे कुछ इतना हिस्सा है, तो ज़्यादा अमाउंट में तो ए ही नहीं कमाया है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब पूरे 7 साल ए ऊपर रहा है कमाई के मामले में, और जो लास्ट के 3 साल हैं कमाई के महीने में ये कितना गया है, ठीक है। कमाई के महीने में 3 साल में ये रहा है। तो मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज ए ने ज़्यादा कमाया है बी से स्प्रेड में, ठीक है। तो आंसर मैं कहूँगा ए है। आंसर मैं क्या कहूँगा, ए है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन हम कट कर देंगे, ठीक है। नाउ 2015 का भी क्वेश्चन। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, और डीआई के उसमें कंप्लीट हमने देख लिए हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगेंगे, बेसिक सी कैलकुलेशन, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना आपको। यहाँ पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है। और जो ये ब्लैक वाले हैं वो मेल हैं, और जो डैश डैश वाले हैं फीमेल हैं। और नीचे और यहाँ पर दिया गया है आपको, देखो फिजिक्स नंबर ऑफ प्रोफेसर इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन। यहाँ पर प्रोफेसर कितने हैं, ये टीचर बताए गए हैं, ये फिजिक्स ये सब्जेक्ट बताए गए हैं, ठीक है। और कुछ ये भी बताया एज ग्रुप, यहाँ से एज ग्रुप बताया गया है कि 35 से 44 वाले कितने लोग हैं, 25 से 34 वाले कितने लोग हैं, 60 से 65 वाले, 65 से 45 वाले, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है। मैं इसका एक पार्ट करता हूँ, फिर बाकी आपको करना है इसका, ठीक है। देखिए 27, 28, 29, 30, 31 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन बोल रहा है, एक मैं बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आपको 2-3 खुद करने हैं ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू एज ग्रुप 35 से 44। फिजिक्स प्रोफेसर कितने होंगे। अब हमको सिर्फ ध्यान किस में देना है, दोनों ग्रुप में। देखो जो पूछ रहा है उसमें ध्यान दो। सबसे पहले एक तो फिजिक्स प्रोफेसर में सर्कल कर लो, एक 35 से 44 में। इसमें हमें फोकस करना है 35 से 44 में। ये पूरा काला है तो 40%, यहाँ से हमारा एक डाटा निकल गया पहले क्वेश्चन के लिए, 40% हमारा यहाँ से निकल गया। और यहाँ से फिजिक्स वाले में सिर्फ यही देखना है। मेल देखो, ये मेल है ना, मेल है 32, फीमेल कितनी है, फीमेल यहाँ पर 8 हैं, तो टोटल कितने हो गया, टोटल मेल प्लस फीमेल मिला के फिजिक्स के कितने टीचर हैं, 40 टीचर हैं, 40 टीचर हैं, ठीक है।
और हम लोगों को क्या निकालना है कि 35 से 44 वाले एज ग्रुप में कितने फिजिक्स के टीचर हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम, 40 में से, टोटल प्रोफेसर में से 35 से इतना परसेंटेज निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 40%। 0 से 0 तो 16, तो मतलब इस एज ग्रुप में 16 टीचर हैं। कितना सिंपल था ना क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। चलो दूसरा भी मैं ही बता देता हूँ, फिर 29, 30, 31 आप लोग करना, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। 28 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स है द हाइस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। किसमें हाइस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल, मतलब मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल्स के बेसिस पे, किस उसमें, किस डिसिप्लिन मतलब किस सब्जेक्ट में, देखने से ही लग जाएगा आपको खुद ही। फिजिक्स में है, मैथ्स में है, केमिस्ट्री में है, हिस्ट्री में है, साइकोलॉजी। ये तो कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, बचा देखो फिजिक्स में 32 हैं, उसके रेशियो में 8 है, तो यही सबसे ज़्यादा है फिजिक्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फिजिक्स। चलिए एक 29 भी मैं ही बता देता हूँ, 30 और 31 आप लोग करना, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल्स। एक तो साइकोलॉजी है, बस साइकोलॉजी है, कितनी परसेंटेज साइकोलॉजी की प्रोफेसर फीमेल्स हैं। साइकोलॉजी अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी कहाँ पर है, ये है, ठीक है। सबसे पहले टोटल निकाल लो, मेल्स 4 हैं, फीमेल्स 6 हैं, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। साइकोलॉजी की प्रोफेसर फीमेल्स निकालनी है, फीमेल्स 6 हैं, तो कितना परसेंटेज है, 6/10 कर दोगे अपॉन 100 कर दोगे, 0 से 0 60 अपॉन 60%, बस आंसर देख लेते हैं, ये देखो 60%, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी आपको 2 पार्ट खुद करने हैं, बहुत सिंपल हैं, ट्राई कीजिए। और DI हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 7505134891, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आगे के लिए, या कोई क्वेरी है तो उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।